जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या था याद है? बताओ पोलराइजेशन क्या था, क्या थी डेफिनेशन उसकी? पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने पढ़ा था कि जो लाइट है, जो लाइट का सोर्स है ना, उससे हर तरफ क्या है कि लाइट एमिट हो रही है ना। और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे थे तो हम एक्स वाई जेड तीनों सभी डायरेक्शन में दिखा रहे थे। और अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और किस क्रिस्टल से किया जा रहा था पोलराइजेशन? तो निकोल प्रिज्म या टॉर्मलाइन क्रिस्टल जो था हमारे पास, उससे हम उसको लाइट को पोलराइज कर रहे थे, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ला रहे थे। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास सेटअप था, उस सेटअप के अंदर क्या था? एक पोलराइजर था और एक एनालाइजर था। पोलराइजर का काम क्या था? पोलराइजर का काम था लाइट को पोलराइज करना, और एनालाइजर क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि लाइट पोलराइज हुई है या फिर नहीं हुई है। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल के वेरिएशन से लाइट की इंटेंसिटी जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, तो इंटेंसिटी का एंगल बिटवीन द पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में क्या रिलेशन था, तो वो भी हमने पढ़ा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान में रिलेशन, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें I क्या डिनोट करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल था, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस लॉ को क्या बोलते थे? इस लॉ को हम बोलते थे लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस, ठीक है, ये हम बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जरूरी नहीं कि हम वहां पर जो टॉरमलाइन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म, जो ये क्रिस्टल है हमारे पास, उसी से हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। हम रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी पोलराइज कर सकते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए हमें स्पेशल टाइप का इंसिडेंट एंगल ढूंढना होता है, जिस पर हमारी जो लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद पूरी तरह से क्या होती है? पोलराइज लाइट में बदल जाती है। ठीक है, और जो रिफ्रैक्शन वाली रे होती है वो नहीं बदलती है। और हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन देखा था कि जो एंगल बनेगा इंसिडेंट, जो हमारे पास एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, वो कितना था? वो था 90 डिग्री का। ओके, तो जो हमारे पास ब्रूस्टर एंगल है ना, हम उस इंसिडेंट एंगल को क्या नाम देते हैं? ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल क्या था? तो ब्रूस्टर एंगल वो इंसिडेंट एंगल था जिसमें हमें रिफ्लेक्शन के बाद कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलने लगती है, तो उस एंगल को क्या बोल रहे थे हम? ब्रूस्टर एंगल। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को यहाँ पे समझ लेते हैं। डिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो। आवाज आ रही ना सभी को क्लियरली? कोई डाउट इसमें है तो नहीं दिक्कत? प्रीति, मानसी? यस भैया क्लियर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास ये टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमने ना कोई एक ऑब्स्टेकल ले लिया। ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ पे कोई भी मान लो एक लकड़ी हमने ले रखा है, एक पत्थर ले रखा है, या कुछ भी हमारे पास दीवार वगैरह है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्च है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉर्च है, हमने क्या करा? लाइट को यहाँ से इसको जलाया। ठीक है, लाइट को ऑन करा हमने टॉर्च के बल्ब से। अब टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो ऐसे सीधी सीधी आ रही थी, है ना, और यहाँ पर इसके कॉर्नर से ऐसे होकर के जा रही है। अब हम जैसे ही इसके कॉर्नर पे ये पड़ता है, तो यहाँ से तो लाइट हमें सीधी सीधी दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पे जा रही है ना, इस तरह से। इस तरह से ये इधर दिखाई देती है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कॉर्नर से टकराने के बाद ये सीधी सीधी नहीं जाती है, बल्कि कुछ मुड़ जाती है। मुड़ जाती है मतलब इधर ऐसे चली जाती है। ठीक है,
ये हमें देखने को मिलता है। अब ये कहाँ और भी चीजें हम जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अगर खिड़की में छोटा सा होल होता है, वहां से रोशनी जब आती है तो हमें अगर सरफेस के ऊपर या दीवार के ऊपर क्या दिखाई देता है, उस छोटे से होल की वजह से एक सर्कल दिखाई देता है। तो इस सर्कल का जो साइज होता है उस होल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लाइट बेंड कर दिया। कैसे बेंड कर गया? तो अगर बेंड ना करता तो जितना यहाँ पर इस छोटे से होल का साइज है उतने ही साइज का यहाँ पर लाइट पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सर्कल का साइज क्या हो, इससे बड़ा हो गया। इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो बैंड कर गई है, ठीक है। तो जब कभी भी तो एक सेकंड। तो हम जब कभी भी क्या करते हैं, लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं और वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो वो क्या कर जाती है, वो बैंड कर जाती है। किधर बैंड कर जाती है? तो ध्यान देना जरा। ये जो हमारे पास ऑब्स्टेकल, मान लिया कोई लकड़ी का पीस है हमारे पास, और यहाँ से हमने लाइट को क्या करा है, ऐसे जलाया, ठीक है। लाइट को ऑन करा तो यहाँ पे लाइट जो है वो सीधे सीधे ना जा करके क्या होता है, ये इधर की तरफ क्या होती है, बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। बैंड यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो हम कोई टॉर्च अगर ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक टॉर्च मान लिया, पहले जो आता था हमारे पास टॉर्च, ठीक है। अब इस टॉर्च को अगर हम ऑन कर दें तो लाइट क्या होता है, बेसिकली ऐसे फैल जाती है ना, इस तरह से फैल जाती है। क्योंकि ये जो हमारे पास अंदर जो बल्ब यहाँ पे लगा पड़ा है ना, अभी जैसे लाइट को इसने एमिट करा, तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं इनके कॉर्नर से भी टकराती है, और इनके कॉर्नर से टकराने के बाद इसको जाना चाहिए तो सीधे सीधे, है ना, ये सीधे सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, ये सीधे सीधे ना जा करके ये इधर, और यहाँ से अगर देखोगे तो ये इधर इधर बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की हेल्प से जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, ठीक है। अब लाइट के इसी बैंड होने वाले फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफ्रैक्शन को हमने डिफाइन करा है कैसे, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, है ना। यहाँ पर ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लाइट जो होती है वो बैंड हो जाती है। कहाँ से बैंड हो जाती है? जब भी वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो बैंड हो जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है किधर बैंड होती है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, लाइट सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन ये बैंड किधर हुई, ये बैंड हुई नीचे की तरफ। नीचे तरफ क्या है, नीचे तरफ डार्कनेस है। जो ये ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल के पीछे क्या है, डार्कनेस है। तो हमेशा जो लाइट है वो बैंड होगी उधर जिधर डार्कनेस रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिटेल में समझना। कि मान लो हमने ना इसी यहाँ पर एक टॉर्च को ऑन करा, जैसे मैंने ऊपर बना रखा था, इसी को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, अब बीच में, यहाँ पर ये बीच में हमने क्या करा, एक ऑब्स्टेकल रख दिया, एक लकड़ी का पीस हमने रख दिया, ये ठीक है। अब ये जो लकड़ी का पीस रखा है, ठीक है, तो लाइट अगर यहाँ पे जाएगी, है ना, इसके थ्रू सीधे सीधे होकर के जा रही है ना। अब सीधे सीधे ऐसे होकर के गई है, ऐसे, ठीक है। तो अब बताओ ये किधर मुड़ेगी लाइट, ये लाइट इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। तो हम देखते हैं डार्कनेस किधर है। तो ये जो हमारे पास लकड़ी का पीस जो है, इसके पीछे ही तो डार्कनेस होगा। तो ये लाइट जो होती है वो इधर बैंड हो जाती है, ये वाली लाइट इधर बैंड होती है। यहाँ पे लाइट जो हमें दिखाई देगा ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसा, इस टाइप का हो जाता है। यानी यहाँ पर इस तरह से ये लाइट जो है ये फैलने लग जाती है, और फैलते फैलते ये उधर हमेशा जाने की कोशिश करती है जिधर क्या होता है, डार्कनेस होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व करा, कि लाइट ऑलवेज बैंड टुवर्ड्स द डार्कनेस, है ना। जिधर डार्कनेस रहेगा, है ना, उधर ही क्या करेगी, लाइट बैंड हो जाने का काम करेगी। ओके, तो डिफ्रैक्शन को सिंपली हम क्या बोलते हैं, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से, थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया हमें डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है पीछे। इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में हमारे पास कोई भी दो या दो से अधिक सोर्स अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है फ्रिंज, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, फ्रिंज, और फ्रिंज विड्थ वगैरह हम यहाँ पे वो पढ़ चुके हैं। अब
वहां पर इंटरफेरेंस बनाने के लिए कम से कम हमें दो जो स्लिट चाहिए वो तो चाहिए थे, लेकिन डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट से भी क्या कर सकते हैं, फ्रिंज बना सकते हैं, है ना, फ्रिंजेस बना सकते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे समझो कि हमारे पास मान लो हमारे पास ना दो इस तरह से ब्लेड्स हैं, ठीक है, और दोनों को बहुत ही क्लोज हमने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है, ये भी एक ब्लेड है, ये भी एक ब्लेड है, और बीच में एक बहुत ही पतला सा क्या है, यहाँ पे गैप है। और यहाँ से मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोई एलईडी है। अब इस एलईडी से जैसे ही हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर, तो क्या होता है, इसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो हमें दिखता है कि इसके पीछे ना यहाँ पर ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा हमारे पास, पहले ये ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसा बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है। अब इसके बीच में जो सबसे सेंटर में जो बनता है ना, वो हमेशा सबसे बड़ा वाला ब्राइट बनेगा, उसके बाद क्या है, डार्क बनेगा साथ साथ में। फिर क्या होता है यहाँ पर, ब्राइट फिर डार्क। अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ या इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो इनका जो विड्थ है ना, जो इन फ्रिंजेस का विड्थ है वो कम होता जाता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर रियल में जो अगर हम देखें कि जो हमें डिफ्रैक्शन से पैटर्न दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो ये मैं तुम्हें थोड़ा गूगल पे यहाँ पे दिखाता हूँ, इससे मिल नहीं रहा इमेज, तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दिख रहा है क्या, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाँ भैया। दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, जो आ, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट मतलब एक ही ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होती है बहुत ही कम होती है, ये कितनी कम होती है, तो अप्रोक्सीमेटली लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा होता है, ठीक है, वो लैम्डा जो रहेगा वो 1.5 टाइम्स हो जाता है इसकी विड्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम हमें गैप रखना पड़ता है, तभी हमें ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अदरवाइज अगर वो गैप ज़्यादा होगा तो वो दिखाई हमें नहीं देगा। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी क्या कहते हैं, जो नेचुरल लाइट होती है या विजिबल लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ के रेंज मैंने तुम्हें बताया था 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब 400-700 नैनोमीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली अगर हम उसके वेवलेंथ के पास का ही एक छोटा सा होल बना लें और वहां से अगर हम लाइट को पास करते हैं, तो लाइट को पास करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व करा कि इससे भी हमें फ्रिंजेस मिलने लग जाते हैं। अब इनके फ्रिंजेस में उनके फ्रिंजेस जो इंटरफेरेंस में क्या फर्क था, तो उसमें ना हमें रेगुलर पैटर्न मिल रहे थे कि उसमें कोई छोटा बड़ा वैसे दिख नहीं रहा था फ्रिंज, उसमें सब इक्वल थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो सबसे सेंटर में रहता है वो सबसे ब्राइट रहता है, उसके बाद क्या रहता है, डार्क रहता है, यहाँ देखो फिर डार्क है, फिर उसके बाद ये ब्राइट रहता है, फिर डार्क रहता है, लेकिन इनकी विड्थ क्या होती है, कम कम होती जाती है, इसमें इक्वल दिखा है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन बीच वाला सबसे ज्यादा रहेगा विड्थ, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, और ऐसे चलता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ यहाँ पे पीछे बना के दे रखा है, ये देखो इस चीज को समझाता है कि सेंटर में जो हमारे पास है ब्राइटनेस, उसका देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऊपर है, उसके बाद आकर के ये थोड़ा कम हुआ, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे होता जाता है। तो ये ग्राफ उसने यहाँ पे शो कर रखा है,
ठीक है। यहाँ पे हम ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए एक टर्म यूज करते हैं, ब्राइटनेस के लिए यूज करते हैं मैक्सिमा और डार्कनेस के लिए यूज करते हैं मिनिमा। ठीक है, जो सेंटर में हमारे पास सबसे अधिक ब्राइटनेस होता है उसके लिए हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये हमें पैटर्न दिखाई देता है किसमें? ये हमें पैटर्न दिखाई देता है डिफ्रैक्शन के अंदर जब हम सिंगल स्लिट का यूज करते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक कोई लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का क्या मतलब होता है? सिंगल कलर की लाइट, यानी सिंगल कलर की लाइट मतलब ग्रीन कलर हो सिर्फ या रेड कलर हो, है ना। तो जो मोनो सिंगल कलर की लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट से हमने यहाँ पे क्या करा? लाइट को इंसिडेंट कराया। ये जो हमारे पास है लाइट वो वेव की फॉर्म में जा रही है। कौन से वेव की फॉर्म में? तो ये प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, और इस स्लिट से पास हुई तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये स्फेरिकल टाइप में यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है कुछ ये वाला पैटर्न, बीच में ब्राइटनेस फिर डार्कनेस फिर ब्राइटनेस फिर डार्कनेस, इधर फिर सेम यहाँ पर भी इधर दिखाई देगा। और बीच सेंटर में जो रहेगा ब्राइटनेस वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसका ग्राफ देख सकते हो काफी हाई है। उसके बाद क्या होगा? वो कम ब्राइट होगा तो इसका ग्राफ थोड़ा छोटा होगा, फिर और कम ब्राइट होगा, फिर और कम हो गया। तो इस तरह से हमें दिखाया देता है। तो ऊपर जो उठा हुआ है इसका मतलब ब्राइटनेस, और नीचे जो गिरा हुआ है यहाँ पे ये डार्कनेस, फिर ऊपर उठा हुआ है ब्राइटनेस और नीचे डार्कनेस। ब्राइटनेस के लिए क्या यूज करते हैं हम? मैक्सिमा, और डार्कनेस के लिए क्या यूज करते हैं? मिनिमा। तो ये ध्यान रखना, हम ब्राइटनेस के लिए यूज करेंगे मैक्सिमा और जो डार्कनेस होगा उसके लिए मिनिमा। तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन का कुछ इस तरह का जो है पैटर्न या इमेज दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे। हाँ, ये तो डिफ्रैक्शन समझ आ गया क्या होता है? डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है व्हेन पासिस थ्रू दी ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे अगर टच करे तब। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी मैंने बताया कि लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स दी शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब डार्क रीजन की तरफ हमेशा क्या होगी? वो बेंड होगी। ओके, अच्छा। अब जो ओपनिंग होती है यानी सिंगल स्लिट के अंदर जो ये होल होता है उस होल की विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो उस होल की विड्थ जो होती है वो लगभग लगभग 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा होती है। लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो लगभग लगभग उतनी यहाँ पे विड्थ होनी चाहिए, तभी हमें वो पैटर्न दिखाई देगा, अदरवाइज हमें वो दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली विड्थ कितनी होनी चाहिए इस ये क्या नाम है, ये इस कलर की लाइट अगर है, जैसे मान लो हमने कहा येलो कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट को अगर हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो उससे डिफ्रैक्शन बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना। तो बनने के लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे मान लिया मैंने कहा तुमसे कि 450 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है किसकी? येलो लाइट की। ठीक है, येलो लाइट की वेवलेंथ है, और विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? a इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा कितना है? 450 नैनोमीटर। नैनो के लिए क्या लगाते हैं? 10 की पावर माइनस का 9। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? तो देखो जरा, 450 इंटू में 450 इंटू में 1.5 1.5 तो 675। कितना आ गया ये? 675 10 की पावर माइनस 9 के लिए नैनो मीटर। तो लगभग लगभग इतनी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कार्डबोर्ड में हम कितना छोटा सा होल कर सकते हैं? तो इतना छोटा सा अगर होल करते हैं तभी जाकर के हमें इसके पैटर्न फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो सिंगल स्लिट के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर लगभग लगभग जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के 1.5 टाइम्स होना चाहिए विड्थ, तभी हमें वो पैटर्न दिखाई देगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन, हल्का फुल्का सा डेरिवेशन है, मतलब इतना डीप में तो नहीं है लेकिन वो समझने के लिए मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके फॉर्मूले बस पता रहने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है वो चीज पता रहनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में ये हमारे पास सेटअप है। ठीक है, किस टाइप का सेटअप है यहाँ पे? यहाँ पर देख सकते हो हमें इस सेटअप के अंदर क्या होता है? एक सिंगल सोर्स की जरूरत पड़ती है। सिंगल सोर्स हम में कैसा चाहते हैं लाइट? तो सिंगल जो सोर्स है उससे हम चाहते हैं पैरेलल लाइट आए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम पॉइंट सोर्स लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, एस जिसको बोल रहे हैं, और यहाँ पॉइंट सोर्स से जो वेव फॉर्म निकलेगा वो कैसा होता है?
तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर पॉइंट सोर्स होता है तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है, लेकिन हमें तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना है ना, तो इसीलिए हम इस जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसको प्लेन वेव फ्रंट में कैसे बदलते हैं, तो इसको हम बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो हमने यूज किया यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्या करेगा, पैरेलल वेव फ्रंट में बदलेगा। ऐसा कैसे, तो ध्यान दो जरा, हमने पढ़ा था कि अगर इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वहां से जो रेज आ रही है वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किया कि हम ऑब्जेक्ट को, पॉइंट सोर्स को उसके फोकस पे ही रख देंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इस लेंस का फोकस ही है, और इस फोकस पर हमने क्या करा, पॉइंट सोर्स को रख दिया। अब पॉइंट सोर्स जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर स्फेरिकल जो है वो वेव फ्रंट को बनाएगा। जैसे ही इससे पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही समझना कि जो हमारे पास पैरेलल रेज आती थी वो कहाँ मिलती थी, फोकस से मिलती थी ना। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, फोकस पे ही अब की बार अपने सोर्स को रख दिया है। फोकस पे रखें तो क्या होगा कि इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इन्फिनिट में बनेगा। तो इसीलिए अगर पॉइंट सोर्स को तुम उसके फोकस पे ही रख दोगे तो हमें कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद जो वेव फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा पैरेलल। तो ये पैरेलल हमें वेव फॉर्म मिला। अब ये पैरेलल वेव फॉर्म जो मिला है, ये जो हमारे पास क्या है, कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड, इसमें जो ओपनिंग बना रखे हैं इसकी ओपनिंग से ये टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, ये बैंड होगा। यानी यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो स्लिट है, स्लिट के इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल बैठा है, इस पार्टिकल बैठा है, यहाँ पार्टिकल बैठा है, बहुत सारे पार्टिकल, हालांकि हमने इन पार्टिकल्स को कंसीडर करा है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये बनाएंगे वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म जो बनाएंगे या वेव फ्रंट जो बनाएंगे है ना, वो स्फेरिकल बनाएंगे। तो ये जो इमेज को फॉर्म करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर, कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखो ये जो हमारे पास वेवलेट्स हैं, जो किसी भी वेव फॉर्म पर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पे जितने भी हमने पार्टिकल्स लिए हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं यहाँ पर स्फेरिकल वेव फॉर्म। स्फेरिकल वेव फॉर्म बनाएंगे तो इनकी हेल्प से हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है एक ब्राइट स्पॉट, सबसे सेंट्रल में क्या दिखाया, सबसे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये ब्राइट स्पॉट बना, उसके बाद क्या होता है, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे में पैटर्न मिलते हैं ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर इन पैटर्न्स को और क्लियरली देखने के लिए हमने क्या करा, बीच में ना एक कॉन्वेक्स लेंस फिर से लगा दिया। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो ये हमारे पास लाइट जो रेज आ रही है पैरेलल, जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इनको क्या करता है, इनकी क्लियर इमेज यानी क्लियर फ्रिंज बनाने के लिए यूज करा जाता है। तो ध्यान दो जरा, डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज करे, हमने 2 यूज करे हैं। पहले वाले कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, पहले वाले कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट से पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना। अभी पैरेलल वेव फ्रंट क्या होते हैं, ये यहाँ पे इसके कॉर्नर से यहाँ पे देख सकते हो ये टकराएंगे तो कहीं ना कहीं बैंड होंगे। बैंड होने का मतलब ये यहाँ पर भी ब्राइटनेस बनाएंगे दोनों मिल करके, ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है, और भी ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये बना दिए हैं। और यहाँ पर इनके फ्रिंज को क्लियरली देखने के लिए हमने क्या करा, हमने जानबूझ करके एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया यहाँ बीच में, ठीक है। अब जैसे ही ये पैरेलल वेव फ्रंट जाएगा, इससे पास होगा, अगर इससे पास हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस हमें दिखने को मिलता है। ओके, उसके बाद डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, ऐसे मिलता है ऊपर भी और सेम नीचे भी। अब ये सबसे सेंटर में सबसे ब्राइटनेस मिलता है तो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, सबसे हाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लो होता जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या और कम, फिर और कम, एक टाइम आएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर या इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइट है ना, जो हाइट है वो हमेशा क्या डिक्रीज हो रही है। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो धीरे धीरे क्या है, यानी कि फ्रिंज जो है वो कम होते जा रहा है, उसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, विड्थ जो है वो कम होती चली जा रही है। तो ये एक हमारे पास ग्राफ भी इसमें आता है। ओके, तो जो हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, उसके अंदर हम एक ही ओपनिंग रखते हैं। ये कौन सी ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस सेटअप के अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट से पैरेलल वेव फ्रंट में बनाना, दूसरे का क्या है, क्लियर स्क्रीन के ऊपर क्लियर फ्रिंज को बनाना, यही काम करता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर
हम क्या देखने वाले हैं, ये सेटअप समझ आया? मैंने सेटअप जो बताया, सेटअप में कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमने कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करे, ये हमारे पास क्या है, ये कार्डबोर्ड है, इसमें हमने ये ओपनिंग बनाई है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारे पास, और स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट डार्क पैटर्न्स मिले हैं। ओके, तो डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं? डायग्राम समझ आया सभी को? प्रीति यस सर। आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो हमारे पास ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ना काफी क्लोज रखा होता है ये वाला लेंस। इसमें इमेज में तो तुम्हें दूर दिख रही है, लेकिन काफी ज्यादा क्लोज रखा होता है इसके। इतना ज्यादा क्लोज रखा होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसको हम बाद में इक्वल ही मान लेते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये जो लेंस रखा था काफी क्लोज रखा था इस ओपनिंग के। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट है, या हम इस लेंस पर वाले सबसे पहला जो वेव फ्रंट है उसकी बात करते हैं, है ना। ये लेंस बहुत ही क्लोज रखा गया है इसके, ध्यान रखना। और इसीलिए इस लेंस के ऊपर जो पड़ा हुआ है ये पहला वेव फ्रंट, उसकी हम बात करने वाले हैं। इस वेव फ्रंट पे कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कितने हमारे पास यहाँ पर ये पार्टिकल्स पाए जाएंगे, तो आंसर है बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाएंगे। अभी बहुत सारे जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो रेस को बनाएंगे सेंटर में, वो देखो पहला वाला पार्टिकल और लास्ट वाला पार्टिकल, ये दोनों मिले यहाँ पर और ब्राइटनेस बनाया। ये दूसरा और एक ये नेक्स्ट वाला जो होगा, ये भी मिलके क्या कराएंगे, यहाँ पे मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर से क्या करेंगे, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। ये वाला पार्टिकल भी मिलेंगे, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, सारे मिल करके यहाँ पे क्या है, ब्राइटनेस बनाते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे आते हैं। ये वाला पार्टिकल, अब हमने कहा बैंड भी तो होता है, अगर बैंड हुआ तो यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसके बाद बैंड होने के बाद मान लो ये वाला पहुंचा यहाँ पे, तो ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पे बनाएगा। सेम ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे इसने बनाया, ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा। ऐसे करके दूसरे भी पार्टिकल यहाँ बनाएंगे। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे ऊपर भी बना सकते हैं, इससे ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ना ये दिखता है कि ये ब्राइट बना, बीच में कौन सा हुआ, डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा होता है। सेम नीचे भी ये बनेगा यहाँ पर इस तरह का। तो बस समझने के लिए अभी हम बस ये इस पर और सेंटर वाले पे फोकस करने वाले हैं। ओके, यानी हमें ऊपर और नीचे सभी तरफ ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझना, एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास ये सबसे पहला वाला जो हमारे पास ये वेव फ्रंट है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो हम डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, कैपिटल डी मान रहे हैं। ध्यान दो, स्लिट और स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि लेंस जो है वो काफी क्लोज रखा गया है इस ओपनिंग के। ये इसमें काफी गैप दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी पास होता है। तो हम इस डिस्टेंस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था उसको कैपिटल डी नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से सीधे ले लिया है डी। क्यों, क्योंकि हम बाद में अप्रोक्सीमेटली क्या करके क्या बोलेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के, इसीलिए मैंने यहीं से डिस्टेंस मान लिया है। अब यहाँ पर जो वेव फ्रंट है ना, वो जो बना रहा है फ्रिंज, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। देखो, अगर यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल दोनों मिलते हैं, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस मतलब कि दोनों ने लेंथ क्या सेम ट्रेवल करा है, तो आंसर है बिल्कुल सेम ट्रेवल करा है। वो कैसे, तो मान लो यहाँ से जो पार्टिकल चला है ना, वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस, मान लेते एग्जांपल के लिए 2 सेंटीमीटर। यहाँ से जो पार्टिकल चला है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, वो भी 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो सेम हो गया। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 0 है। अच्छा, उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास एक ये भी है और एक ये भी है। किसी को भी उठा लेते हैं, ब्राइटनेस इसी को ले लेता हूँ मैं भी, इसमें मैंने ऐसे शो कर रखा है।
तो यहाँ से ये गया, और ये वाला जो हमारे पास पार्टिकल है ये भी क्या करेगा, यहाँ से ये गया, ये भी मिला यहाँ पे। तो बताओ क्या ये वाली लेंथ जो है और ये वाली लेंथ जो है क्या ये सेम है? बता सकते हो? हम्म, क्या ये AC की जो लेंथ है वो BC के इक्वल दे रखी है? क्या वो लेंथ दोनों सेम होंगे? समझ आया क्वेश्चन मैंने क्या नो पूछा? सर। नहीं, इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। अगर यहाँ पर पाथ डिफरेंस हमारे पास 0 था तो हमें ब्राइटनेस मिला, यहाँ पे ब्राइटनेस बनेगा कि डार्कनेस बनेगा वो डिसाइड करता है उसका पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो पाथ डिफरेंस देखो जरा कैसे फाइंड करोगे। अगर हम ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, मान लो जैसे कि मान लो हमें पता चल गया है ना, पता करा कि ए सी जो है वो कितने किसके इक्वल है। ए सी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए हमने 10 सेंटीमीटर रहा। और बी सी क्या हमारे पास, बी सी उससे बड़ा लेंथ दिख रहा है हमें, तो बी सी को हम क्या मान लेंगे, बी सी हम मान लेते हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो पाथ डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, पाथ डिफरेंस अगर निकालना है, पाथ डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी लेंथ में से छोटी वाली लेंथ को माइनस कर देंगे, यानी BC माइनस AC। तो 12 माइनस का 10 कितना आ जाएगा, 2। यानी ये वाला जो पार्टिकल है ये थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर गया, डिस्टेंस कितना, 12 कर गया, यानी कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो पाथ डिफरेंस अगर तुम निकाल लेते हो तो काम बन जाएगा, हमें वो बता देगा पाथ डिफरेंस की ब्राइटनेस है कि डार्कनेस है। इसके लिए क्या करते हैं हम, तो जितनी लेंथ यहाँ पर AC की है, A से लेकर के C तक की है, उतनी ही लेंथ हम इस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर गिराने के बाद जो यहाँ पर AC की लेंथ है वही यहाँ पर CE की मान लेते हैं, ये हमने नाम दे दिया है E। ठीक है, तो C से लेकर के E तक का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, C से A तक के इक्वल है, यानी AC इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, EC। तो AC जो है वो EC के इक्वल दे रखा है हमारे पास। ओके, अब ये इक्वल क्यों माना मैंने, वो इसलिए माना क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस को शो करेगा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस 12 था हमारे पास, अब यहाँ C से लेके E तक का मैंने 10 मान लिया, तो ये पाथ डिफरेंस को शो करेगा। तो यहाँ पर जो BE है वो BE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BE रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पाथ डिफरेंस को। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे ये पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा। अब इस ट्राइंगल में ये जो हमारे पास AE है ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। कैसे पता चला हमें, तो इस लाइन से ही हमने यहाँ परपेंडिकुलर गिराया, और ऐसा परपेंडिकुलर गिराया कि जो AC की लेंथ है वो किसके इक्वल हो गई, EC की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे पास AC है, AC है वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है EC के इक्वल। कैसे, जब हमने A से परपेंडिकुलर गिराया है इस BC लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये वाला जो छोटा सा एंगल है इसको मैं यहाँ पे थीटा मान सकता हूँ। ठीक है, थीटा यहाँ पे हमने माना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये थीटा हमारे पास है। तो ये एक छोटा सा जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AE। AE क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारे पास थीटा बना 90 भी बना पड़ा है। और ये BE क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और AB क्या हो जाएगा, इसमें AB हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड पार्ट डिफरेंस करना है। कहाँ है पार्ट डिफरेंस, तो BE को ही तो पाथ डिफरेंस हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस ये कैसे फाइंड करेंगे, तो पाथ डिफरेंस दैट इज BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE हम कैसे फाइंड करेंगे, तो BE की वैल्यू ट्राइंगल से निकालो। कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल AEB से। तो ट्राइंगल AEB में देखो, ट्राइंगल AEB के अंदर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BE की वैल्यू चाहिए।
ये EC की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है। EC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो इसीलिए हमारा फोकस किस पे है? BE पे, क्योंकि यही पावर डिफरेंस हमें देगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? BE अपॉन में कौन सी वैल्यू हमें पता है? क्या हमें AE पता है या हमें AB पता है? तो ध्यान दो, AB की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? वो स्लिट की विड्थ के इक्वल है, और स्लिट विड्थ को हम यहाँ पर A से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान दो, जो ये स्लिट है, स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम A ले रहे हैं, मतलब ये पूरा जो हमारे पास गैप है उस गैप की विड्थ क्या है? A। तो जितने इसकी गैप होगी उतना ही यहाँ पे भी लेंगे हम, यहाँ क्योंकि काफी क्लोज रखा है हमने। तो जितने इसकी हाइट है ना, उतने से जो पास हो रही लाइट उतने से यहाँ से भी पास होगा। तो हमने क्या बोला? अप्रोक्सीमेटली जो इसकी ये हाइट है, सेम उतनी हाइट का हमारे पास लेंस के अंदर इसका वेव फ्रंट भी है। तो इसीलिए ए बी किसके इक्वल होगा? यहाँ पर ए बी इक्वल टू होगा ए के इक्वल। तो ध्यान दो, हमें ए बी की लेंथ पता है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें बीई फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा बीई अपॉन में ए बी। क्या आ गया? बीई अपॉन में ए बी। अब बीई अपॉन में ए बी, तो बीई क्या है इसमें? बीई है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है इसमें? ए बी है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बीई अपॉन में ए बी, तो बीई अपॉन में ए बी क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देता है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो ध्यान दो, बीई अपॉन में ए बी की वैल्यू तुम्हें मालूम है। ए बी क्या है हमारे पास? ए बी है हमारे पास ए, क्या है? ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हम पे बीई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमने पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ए साइन थीटा होना चाहिए। अब ये जो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है ना, इसके ये हमने जो फाइंड करा है ना, तो इसको हम मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए रखेंगे। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो हम रखते हैं उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? तो ये कंडीशन मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन हम कर नहीं रहे इसी वजह से। तो वो तुम्हें फॉर्मूला ही बस यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, मैक्सिमा का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्राइटनेस। तो मैक्सिमा के केस में हम बीई जो पार्ट डिफरेंस आता है ए साइन थीटा, उसको किसके इक्वल कर देते हैं? यहाँ पर उसको हम इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा, हमने ये सारा काम कर लिया। बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आगे ए साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना है? ए साइन थीटा है। अब अगर हम बात करते हैं डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट मतलब मिनिमा की अगर बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लैम्डा होना चाहिए। ध्यान रखना जरा, इसमें ना पाथ डिफरेंस डार्कनेस के लिए या कह लो मिनिमा के लिए क्या आता है? एन लैम्डा आता है, ठीक है, ये हम लेते हैं एन लैम्डा। और जो हमारे पास ब्राइटनेस होता है उसमें क्या आता है? 2n प्लस का 1 इंटू में लैम्डा बाई 2। तो ये दो चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या? सबसे पहले मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या यूज करेंगे? मिनिमा के लिए हम ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्या आया था? हमारा पार्ट डिफरेंस आया था, और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस किससे शो कर रहे हैं हम? एन लैम्डा से शो कर रहे हैं। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा यहाँ पर? एन लैम्डा। क्या रखा जाएगा यहाँ पर? एन लैम्डा, जिसमें एन की वैल्यू क्या लेते हैं हम यहाँ पर? 0 1 2 3। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, किसके लिए? ये हमारे पास आता है मिनिमा के लिए। इसके लिए मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा फिर? तो मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा को हम यहाँ पर इक्वल कर देते हैं 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 इंटू में लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हमारे बनते हैं, ठीक है। ये वाला किसके लिए? हम मिनिमा के लिए यूज करते हैं, और ये वाला किसके लिए यूज करते हैं? हम यहाँ पर मैक्सिमा के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो कि हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं डिफ्रैक्शन में, एक तो ये वाला ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एक दूसरा आता है हमारे पास ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस का 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, जो हमारे पास सेंटर में जो मैक्सिमा बना है ना, सेंटर में जो ब्राइट स्पॉट बना है उसकी विड्थ भी कई बार फाइंड करने को आती है ना। वो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर
ये रहा हमारे पास मैक्सिमा के लिए, x इज इक्वल टू 2n प्लस का 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ओके, ये वाला। अब देखो ध्यान से, कई बार सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने को आएगी। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे फाइंड करेंगे तो ये भी बता दो, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो इसको लिख लो साथ साथ में। ठीक है, ये वाला सबसे सेंटर में जो है ना हमारे पास, ये वाला इट्स की विड्थ भी फाइंड करने को आती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो याद होगा हमने इंटरफेरेंस में ना फ्रिंज विड्थ निकाला था। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ध्यान में, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये था हमारे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जिसमें लैम्डा क्या था, लैम्डा था हमारे पास वेवलेंथ, और कैपिटल डी क्या था, कैपिटल डी था हमारे पास स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी था दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। उसमें हम दो स्लिट्स यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें कितना स्लिट यूज कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ एक ही स्लिट यूज कर रहे हैं। और उस स्लिट की विड्थ यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, तो इसमें स्लिट की जो विड्थ ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं ए। तो बस यही काम करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं है। बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा, इसमें कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है, वही जो हमारे पास स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस है। देखो ये लेंस काफी क्लोज होता है इसके, इसमें दूर दिख रहा है तुम्हें, तो ये लेंस काफी क्लोज है, इतना क्लोज होता है कि ये जो कैपिटल डी है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम ही मान लेते हैं, इसीलिए हमारे पास डी ही रहेगा इसमें। तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी था दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे पूरी स्लिट की विड्थ हमारे पास ये है, तो यहाँ बस स्मॉल डी को हम ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन के अंदर निकालने के फॉर्मूले आ गए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखा, तो हमने डिफ्रैक्शन के अंदर तीन फॉर्मूले बनाए। कौन से फॉर्मूले बनाए, तो सबसे पहला फॉर्मूला फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए हमने क्या लिखा था, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, ये हमने देखा। दूसरा फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट और मिनिमा मतलब डार्क, फॉर मैक्सिमा, ये हम टर्म्स यूज करते हैं डिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें किसके इक्वल था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू में यहाँ पर 2n प्लस का 1 इंटू में लैम्डा बाई 2। देखो हमने ना ऑड के लिए पहले 2n माइनस का 1 पढ़ा था, याद होगा इंटरफेरेंस में, यहाँ प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर वाला पहले ही हमारे पास ब्राइट है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे सेंटर वाला वैसे ब्राइट आता है, तो इसमें जो हमारे पास बाकी लेते हैं ना दूसरे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2n प्लस 1 करके लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हम। ठीक है, वरना माइनस में लेंगे तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, इसी वजह से हम प्लस लेके चलते हैं। तो ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n प्लस का 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन का है। अब मैं थोड़े से न्यूमेरिकल करा देता हूँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। डिफ्रैक्शन समझ आया, ये तीन फॉर्मूले समझ आ गए, किसी को डाउट तो नहीं? मानसी, प्रीति, शिवानंद, आर्यन, क्लियर है भैया। ठीक है, हो है। न्यूमेरिकल करते हैं इसके। ठीक है, इसका फिर टेस्ट कब दोगे, बताओ इसका टेस्ट कब दोगे फिर? संडे या मंडे? इस संडे मत रखना भैया, मंडे दे दो फिर। ट्यूसडे रख लो, मंडे को मेरा टेस्ट है तो। मंडे टेस्ट है, हाँ, हम्म, ट्यूसडे रख लो जो रेगुलर क्लास होती है। अच्छा चलो ठीक है, फिर ट्यूसडे रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ड्यूल नेचर। ओके,
चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी। तो एनसीईआरटी का ही मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन दिख रहा है एनसीईआरटी का? हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये तो इजी है, आसान भी है। क्या रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है, तो पहला जो ये क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये वाला दे रखा है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, समझ आ रहा है क्वेश्चन? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है बताओ? मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? सिंगल कलर, जैसे कि हाँ, अगर रेड होगी तो रेड होगी, व्हाइट लाइट होगी तो व्हाइट होगी। नहीं 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 नहीं, व्हाइट लाइट नहीं बोलोगे। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो व्हाइट लाइट को नहीं बोलते। ठीक है, व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर में से जैसे रेड हो गई सिर्फ, है ना, ग्रीन हो गई, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। व्हाइट लाइट को मोनोक्रोमेटिक नहीं बोलते। जो हमारे ट्यूबलाइट से या जो बाकी लाइट उससे आते हैं ना, वो व्हाइट लाइट होते हैं। तो वो सनलाइट जो आते हैं वो सब व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं, तो उसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोलते। मोनोक्रोमेटिक किसको बोलते हैं? जैसे लेजर लाइट, ग्रीन कलर की लेजर लाइट हो गई, येलो कलर की हो गई, या फिर ये ब्लू कलर की हो गई, ये सारी जो है ना सिंगल सिंगल कलर की लाइट जो भी होती है, उनको हम बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। ठीक है, तो सिंगल कलर की लाइट को ही हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट नहीं आता। ठीक है, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर हो गए ना, इसी वजह से वो मोनोक्रोमेटिक में नहीं आता। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ गिवन है, तो हमें लैम्डा गिवन है। लैम्डा है हमारे पास 589 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस का 9, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। ये क्या है? ये एयर से किस पे टकरा रही है? वाटर सरफेस पे। तो ये ऊपर वाला हमारे पास है एयर, और यहाँ पर नीचे वाला क्या है? ये वाटर। तो लाइट जो है वो इंसिडेंट करी सरफेस पे। अब इंसिडेंट करी है सरफेस पे, तो कह रहा है व्हाट आर दी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्या क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, और हमें स्पीड भी फाइंड करना है। तो स्पीड के लिए मैं ये भी बना रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी का है न्यू। ठीक है, तो क्या रहा है व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। देखो जब भी लाइट पड़ेगा तो एक तो रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और ऐसा होगा कि रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों फिनोमेना देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये कौन सी रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये कौन सी रे हमारे पास? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब पूछ रहे हैं हमसे अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू दे रखा है, किसका? वाटर का। वो कितना है? 1.33। अब यहाँ पर लैम्डा कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये चीज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस पर, किस पे? रिफ्लेक्टेड लाइट पर। मुझे बताओ ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी स्पीड क्या होगी? रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड क्या होगी? हम सबसे फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं, इस केस में स्पीड बताओ क्या होगी ये रिफ्लेक्टेड लाइट की? लाइट कहाँ से आई है? लाइट आई है एयर से, और टकराने के बाद कहाँ गई? एयर में गई। तो क्या उसने मीडियम चेंज करा? तो आंसर है नहीं चेंज करा। वो अभी एयर से ही आया और एयर में ही तो लौटा है। तो इसका मतलब एयर में जो स्पीड है लाइट की वही रहेगी, और एयर में स्पीड लाइट की कितनी होती है?
बताओ, एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? सर 3 × 10⁻⁸ यस, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। तो यानी कि जो यहाँ पर एयर में थे वही रहेगी, सेम स्पीड रहेगी, तो स्पीड विल रिमेन सेम, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें लैम्डा बता दो फिर कितना होगा, तो लैम्डा में कोई चेंज आया है? बिल्कुल नहीं चेंज आया है ना। लाइट तो जो आई वो एयर में वैसे ही लौट गई, तो लैम्डा जो पहले था वही का वही रह जाएगा। तो इसने क्या बोला था कि लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, तो इसकी वेवलेंथ भी कितनी रहेगी? 589 नैनोमीटर, वैसे का वैसे ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? ये हमने पढ़ा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, याद है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू। तो लैम्डा हमें पता है, c पता है, तो तुम आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। c क्या है पे? स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और लैम्डा कितना है? लैम्डा हमारे पास है 589 इंटू 10⁻⁹ नैनो है, तो यहाँ पे 10⁻⁹ तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? तो 3/589, ओके, इंटू में यहाँ पे 8 8 16 17 तो 0.509 इंटू में 10⁻15 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखो सिंपल था, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसके लिए हमने वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाली। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टेड लाइट की बताओ। अब रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ, वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? किसकी? ये रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई रिलेशन पढ़ा है हमने वेलोसिटी फाइंड करने का? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये गिवन हो तो हमने न्यू इक्वल्स टू c अपॉन में v। यस बिल्कुल, तो हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू, ये हमारा b वाला पार्ट है, म्यू इज इक्वल टू c अपॉन में v। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, म्यू हमें गिवन है, c हमें पता है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू c बाय म्यू। ठीक है, तो c स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू हमें पता ही है, तो ये कैलकुलेट कर लोगे। और वेलोसिटी अगर तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है तो वेवलेंथ और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है देखो क्या है कि जो हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो एक चीज नहीं बदलती है। वो क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसकी एनर्जी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ क्यों चेंज होगी? क्योंकि स्पीड में बदलाव आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम क्यों रहती है? तो जो लाइट का कलर है क्या वो चेंज होता है? जैसे अगर हम ग्रीन कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एयर से वाटर में, तो वाटर के अंदर भी वो ग्रीन ही रहती है। तो जो कलर होता है ना लाइट का, वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये क्यों होता है ये हम ड्यूल नेचर में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने ऊपर ऊपर बताया कि जो लाइट का कलर होता है, जो ब्लू कलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है थ्रू आउट दी एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में चला जाए वो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम ही रहती है, चाहे वो वाटर में चाहे चाहे वो ग्लास में। लेकिन उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज है वो चेंज नहीं होती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी अभी फाइंड करा है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी रहने वाली है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम चल गई, कितनी होगी वो? 0.509 इंटू 10⁻15 है। ठीक है, तो लैम्डा कैसे निकालोगे? तो लैम्डा यहाँ पे वी डैश बोल देता हूँ मैं, ये लैम्डा डैश कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। लैम्डा को उधर भेज दो, ये फ्रीक्वेंसी नीचे जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये c नहीं रहेगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल गई इस मीडियम में। वेलोसिटी कितनी हो गई है? तो वेलोसिटी अभी हमने यहाँ से फाइंड करा होगा ना, तो ये वेलोसिटी v डैश बोल देता हूँ, तो v डैश अपॉन में ये फ्रीक्वेंसी न्यू, ये डाल देंगे और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा डैश मिल जाएगा।
समझ आया ये चीज? यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी उस मीडियम के अंदर, जो यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे, और वो कैलकुलेट करेंगे स्पीड तो यहाँ पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें लैम्डा डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ आया यहाँ पे ये सारी चीजें? नो भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, What is the shape of the wave front in each of the following cases? शेप क्या होगा वेव फ्रंट का वो तुम्हें बताना है। पहला, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज हो रही है तो उसका शेप कैसा होगा। तो पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होने का मतलब वो फैल रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स है और लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने का मतलब वो फैल रही है, फैल रही है मतलब यहाँ पे कैसे दिखेगा हमें वो, ये एक स्फीयर, फिर एक बड़ा स्फीयर, फिर एक बड़ा स्फीयर, ठीक है, ये बड़ा स्फीयर। तो ये कैसे दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे तो स्फेरिकल ही दिखेगा। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, अगर पॉइंट सोर्स है ना, वो डाइवर्ज कर रहा है तो वो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहले का आंसर वैसे ही मिल गया हमें, हम पॉइंट सोर्स देख करके भी लगा सकते थे अंदाजा कि ये क्या होगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, दूसरा बताओ जरा, पहला हो गया, दूसरा कैसे होगा, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। अगर हमने पॉइंट सोर्स को अब कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ही रख दिया है तो कैसे वेव फ्रंट बनेगा, ये बताओ। प्लेन वेव फ्रंट। हाँ, प्लेन वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अगर पैरेलली अगर आते हैं रेज तो फोकस पे मिलते हैं, और फोकस पे ही हमने अगर पॉइंट सोर्स को रखा है तो पॉइंट सोर्स फोकस पे कैसे निकाल होगा, स्फेरिकल। लेकिन जैसे ही वो उस कॉन्वेक्स लाइन से पास होगा तो वो कैसे कन्वर्ट कर देगा, प्लेन वेव फ्रंट में। तो दूसरे का आंसर है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये भी हमें आंसर मिल गया, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, चलो अगला तीसरा क्वेश्चन बताओ, क्या होगा इसका आंसर। द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर कोई स्टार है ना, उससे आने वाले वेव फ्रंट की बात हो रही है। तो फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, अर्थ से जो क्या कहते हैं वेव फ्रंट, अर्थ पे जो वेव फ्रंट आएंगे वो कैसे होंगी, अगर कोई स्टार बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट, बिल्कुल। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई भी सोर्स है, पॉइंट सोर्स है चाहे लाइन सोर्स है, कोई सा भी सोर्स है और बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है तो हमेशा उससे प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। तो इसका आंसर भी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो ये हमारा है प्लेन वेव फ्रंट। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या पूछा है। 10.3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। हमें बतानी है ग्लास में स्पीड क्या होगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, कैसे करोगे। तो हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू कितना है, 1.5 है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, हमें पूछ रहा है कि उस ग्लास के अंदर क्या स्पीड है वो मुझे बताओ, है ना। वैक्यूम में स्पीड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वही यूज करेंगे, कौन सा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ओके, हमें v निकालना है तो v को इधर भेज देंगे, और ये हमारा म्यू जो है, म्यू हमें दे रखा है तो इधर पुट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c बाय म्यू, वेयर c इज व्हाट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू कितना है, म्यू है हमारा 1.5। तो इसे सॉल्व करके इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा, इजी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। ध्यान समझना, इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है इन ग्लास, ग्लास के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, क्या वो जो लाइट की कलर होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है क्या। इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। तो कौन सी कलर की जो लाइट है वो स्लोअर मूव करे ग्लास प्रिज्म में। तो पहली चीज क्या है, अगर मान लो मैंने रेड कलर की लाइट को उस ग्लास में डाला, फिर ब्लू कलर की लाइट को डाला मैंने, ठीक है, तो क्या दोनों की स्पीड उस ग्लास में सेम रहेगी, ये बताओ। दोनों की स्पीड क्या उस ग्लास में सेम रहेगी या अलग अलग हो जाएगी।
सर सेम रहेगी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। वो जो हमारे पास ग्लास है ना, कोई भी ग्लास है, उस ग्लास के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। मतलब पहले मैंने मान लो ब्लू कलर भेज दिया है ना, या वायलेट कलर भेज दिया, या रेड कलर भेज दिया, तो क्या सभी की स्पीड उस ग्लास के अंदर सेम रहेगी? बताओ, उस ग्लास के अंदर हर कलर की लाइट की स्पीड सेम है क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो वो मीडियम क्या करता है, लाइट की स्पीड को स्लो करने का काम करता है। ठीक है, स्लो करने का काम करता है मतलब यहाँ पर कलर को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन स्पीड को चेंज कर देगा। स्पीड को क्यों चेंज कर देगा? तो क्योंकि वहां पर एनर्जी का भी कहीं ना कहीं लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? तो जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं उन लाइट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम होती है। कम ज्यादा तो नहीं हो सकती, कम ही होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, वैक्यूम के कंपैरिजन में हमेशा कम ही होगी, ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो अगर हम रेड की बात करें, तो रेड जो होती है ना, वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू वॉयलेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ये वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास, और इस वी के अंदर ही मुझे वो रखना पड़ेगा, या डायरेक्ट में बताया, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। न्यू जो होता है हमारे पास, है ना, इसमें ये तो कांस्टेंट रहता है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्पीड का फर्क आ जाता है। स्पीड का फर्क क्यों आता है? वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ जो होती है ये एक ऐसे फैक्टर है जो कि हर कलर की लाइट का अलग अलग होता है। वो कैसे? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था, याद होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था कि लैम्डा जो होता है, यानी वेवलेंथ जो होती है, वो बढ़ती है घटती है, वो भी चीज हमने वहां पे देखा था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो वेवलेंथ जो होती है वो अपना इफेक्ट इसके अंदर दिखाती है। तो इसी वजह से जो हमारे पास रेड कलर की लाइट होती है ना, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ये क्या कहते हैं, एज कंपेयर टू वॉयलेट इन ग्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो रेड कलर की लाइट होती है ना, वो फास्ट ट्रेवल कर सकती है उस ग्लास के अंदर एज कंपेयर टू वॉयलेट। ठीक है, इसीलिए तो जो सुबह के टाइम पर अगर देखोगे, तो हमें सबसे पहले रेड कलर की लाइट ही दिखाई देती है, वॉयलेट कलर की दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी स्पीड नहीं होती जितनी यहाँ पर रेड की होती है। वॉयलेट की इतनी स्पीड नहीं होती जितनी रेड की होती है, इसीलिए रेड कलर ही हमें पहले दिखाई देता है, यानी जो हमें सन दिखाई देता है वो रेड कलर का ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसने पूछा था कि इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर, सो आंसर विल बी नो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी कलर ऑफ द लाइट, यानी उसकी कलर पे डिपेंड। कलर मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ये वॉयलेट कलर है, रेड कलर है, इन सब पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, और किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो रेड वाले की स्पीड ज्यादा होगी, है ना, वॉयलेट वाले कम। अब इसमें विबग्योर से ध्यान में रखना ये चीज। कैसे? VIBGYOR से, कि रेड की स्पीड ज्यादा है, उससे कम ऑरेंज की होगी, उससे कम येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर वॉयलेट होता है। तो वॉयलेट की सबसे कम होती है। ओके, तो ये हम यहाँ पे है। और हम यहाँ पे विजिबल लाइट की ही बात करें, इसीलिए हमने विबग्योर लिया है, क्योंकि बाकी रेडिएशंस को तो हम देख ही नहीं सकते, माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडियो वेव, इनको तो देख ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम सिर्फ विजिबल लाइट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेड कलर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की क्या होती है, सबसे कम होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। समझ आए वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। ये फोर्थ क्वेश्चन हमने वैसे कर लिया है न्यूमेरिकल, उसी में ही। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। कह रहा है स्लिट के बीच का जो गैप है वो है 0.28 mm। तो इसने हमें क्या दे रखा है? इसने हमें दे रखा है ये स्मॉल डी। ठीक है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर। तो स्क्रीन कहाँ पे रखा? 1.4 मीटर पे। ये क्या है? ये हमारे पास है कैपिटल डी। The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe, fourth bright fringe मतलब n की वैल्यू हमें दे दी उसने, कितनी है? फोर्थ है। ठीक है, is measured to be 1.2 सेंटीमीटर, यानी हमें इसने x की वैल्यू दे दी। determine the wavelength of the light used in the experiment। हमें लैम्डा निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? x is equal to n लैम्डा कैपिटल D
बाय स्मॉल डी। तो देखो स्मॉल डी हमें पता है, कैपिटल डी भी पता है हमें, और एन क्या है 4 है, और लैम्डा हमें निकालना, एक्स की वैल्यू गिवन है, तो ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला फिर यहाँ पे तुम ट्राई करना। ओके, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं वाला फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक हो है, जाएगा। अच्छा अब इसके आगे वाले ये थोड़े से ट्राई करना है ना, ये 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया मैंने यहाँ पे, ट्राई करना एक बार, तो इसे बताना। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ड्यूल नेचर स्टार्ट कल करेंगे। परसों क्लास है भैया? कल मैं मैसेज करता हूँ एक बार, ठीक है, देखता हूँ अगर मुझे ठीक। टाइम मिलेगा तो मैं क्लास रख लूँगा, ठीक है, मैसेज कर दूँगा। ठीक।